नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सीटेड हिंदी पढ़ाई का सीरीज़ 5। इससे पहले आपको सीरीज 1, 2, 3, 4 भी पूरा करा दिए थे और आज का जो ये सीरीज है सीरीज 5, ये हिंदी पढ़ाई का आखिरी सीरीज है। इसके बाद आपको कुछ टॉपिक कराएंगे सीटेड का। इससे पहले आपको हर सेक्शन का पूरा पेडागोजी का क्वेश्चन करा चुके होंगे। सीडीपी का भी कराए होंगे, मैथ्स का भी कराए होंगे और ईवीएस का भी कराए होंगे। पूरा कम से कम 300 हर सेक्शन का क्वेश्चन कराए हैं। तो यूट्यूब पर पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, हर ईवीएस का क्वेश्चन सीरीज, सीडीपी का क्वेश्चन सीरीज, मैथ की क्वेश्चन सीरीज और हिंदी की। तो पूरा प्लेलिस्ट बनी है। यूट्यूब पर जाकर उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और देखिए, इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने से कुछ दिमाग लगा के क्वेश्चन को टाइप किया गया है। और देखिए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे मतलब लेते हैं ना सीरीज में हम कि एक क्वेश्चन में आपको हम अधिकांशतः बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग की जो समझ है वो अधिक से अधिक बढ़ सके पेडागोजी पर। ऐसे से क्वेश्चनों को लिया जाता है जो बार बार एग्जामों में आता रहता है, या उस टाइप या उसी के तरह का ये जो ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन जो बनाता है एग्ज़ाम में। तो ऐसी सीरीज में क्वेश्चन लिए रहते हैं हमेशा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, वीडियो को जितने भी आप लोग के मित्र हैं जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास से वीडियो जरूर शेयर करें। देखिए, सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई वीडियो देखे तो वीडियो को पूरा ध्यान से बारीकी से सुनते हुए देखें, क्योंकि जिस क्वेश्चन का ऑप्शन को विस्तार से हम समझाते हैं वहाँ पर कुछ पकड़ने वाली बातों भी आपको बताते हैं कि मतलब यदि इसी तरह का यदि क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप कैसे पकड़ लेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर लेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी रेड बटन पर बस क्लिक नहीं करता है, कोई भी वीडियो तो देखता है लेकिन क्लिक नहीं करता है, तो क्लिक जरूर करें। और यदि किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? अभी आपको बताया था। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, थोड़ा देखिए इसको मिला देते हैं हम। देखिए, उसे बोलते हैं CCE, कंटिन्यूटी एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जो CC होता है ना, देखिए इसको दो भागों में बांटते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को दो भागों में बांटा जाता है। पर ध्यान से रखिए, ये सीटेट के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक आता है सबमेसिव असेसमेंट SA, एक आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट FA। याद रखिएगा, SA और FA, सबमेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो देखिए, सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन। यह दो तरह का होता है। यदि इसकी अवधि पूछेगा तो क्या बताएंगे? 10 माह की। क्या बताएंगे? 10 माह की इसकी अवधि होती है। 5 माह की 2 अवधि बनती है। टोटल 1 साल में जो होता है मूल्यांकन, वो कितने का होता है? 10 माह का होता है। अब देखिए, 10 माह में 5 माह का बटा होता है। जो फॉर्मेटिव होता है ना इवैल्यूएशन, या इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये, और एक होता है सबमेटिव असेसमेंट। देखिए, तो जो फॉर्मेटिव होता है ना, इसे बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है समझ जाइए। रचनात्मक मूल्यांकन एंट्रेंस वाला जो एग्ज़ाम होता है, या फिर आरंभिक परीक्षा, या फिर बिना सिखाए हुए पहले से चेक करना है किसी छात्र के पास कितना पहले से ज्ञान है, इसकी जांच करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। सीटेट में बार बार एक क्वेश्चन आके देख के आपसे पूछ लेगा इनमें से रचनात्मक मूल्यांकन कौन सा है, तो याद रखिएगा जो आरंभिक मूल्यांकन होता है उसे बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक क्या होता है? तो ऐसा मूल्यांकन जो पठन पाठन के बाद में कराया जाता है। जैसे वार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं, जिसे सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं, छमाही परीक्षाएं होती हैं, तो 6 महीने का पूरा कोर्स बच्चों को पढ़ाकर और उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। तो जो वर्ष के अंत में जो परीक्षा होता है उसे बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। याद रखिएगा। तो देखिए, इसी पर दिया है क्वेश्चन कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत
और व्यापक मूल्यांकन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। देखिए, हाँ, कठिन शब्दों का सूची लेखन में, लिखित प्रश्न पत्र में, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों के द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। देखिए, अब यदि आप जब भी भाषा में इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं बच्चों का, तो पहले आप क्या देखेंगे कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को देखते हैं। ऑप्शन इसका डी सही होगा। देखिए, कठिन शब्दों का सूची लेखन, इससे कोई इम्पॉर्टेंट इसका रोल नहीं होता है कि आप बच्चों के कठिन शब्दों का ही देखें। लिखित प्रश्न पत्र, ये तो केवल लेखन कौशल में यदि विकास की बात करें तब ये सहायक होगा। पाठ से देख कर सुलेख लिखना, ये तो नकल करने के काम आ गया। तो इसे देखिए, इससे हैंड राइटिंग सही होती है, लेखन क्षमता का विकास होता है। यदि आप अध्यापक है, कक्षा में बोल देते हैं कि एक पन्ना का आलेख लिखो, या फिर अपने किताब से किसी चैप्टर से एक पेज का निबंध लिखिए, तो इससे ना लेखन क्षमता का विकास होता है केवल। लेकिन क्या बोला है कि इवैल्यूएशन मतलब सीसी, तो बच्चों के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता से क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, क्वेश्चन अगला है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है ना, याद रखिएगा, एरर क्या दिया है, एरर क्या होता है, त्रुटि इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। याद रखिएगा, त्रुटि क्या होती है, सीखने का एक माध्यम होती है। देखिए, हाँ, एक बात याद रखिएगा, और आप एक अध्यापक हैं तो अध्यापक के तौर पर आपकी ये भूमिका होती है कि आप कभी भी छात्रों के त्रुटि पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब छात्र त्रुटि करता है ना, तो वो त्रुटि उसको सीखने का एक माध्यम होता है। मतलब वो त्रुटि करा तो फिर कुछ ना कुछ सीखेगा वो, तो इसलिए आप उनके त्रुटि पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। देखिए, त्रुटि सीखने सिखाने का एक माध्यम होती है। चला गया, हाँ। देखिए, त्रुटि सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, सही है। लेकिन पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, त्रुटियां अस्थायी होती है, भी सही है। कोई जोरे कि आप हमेशा अस्थायी त्रुटि करेंगे, नहीं। बच्चा कोई त्रुटि करता है तो वो अस्थायी होता है, फिर वो ठीक कर लेगा, फिर वो कुछ दिन के बाद सही कर लेता है। अध्यापक के बताने के बाद धीरे धीरे वो सीख जाता है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। देखिए, ये गलत है। अस्थायी त्रुटि कहाँ होती है, अस्थायी त्रुटि का मतलब कि छात्र को ऐसी गलती करे जो कभी भी सुधर नहीं सकता है, तो ये तो एकदम गलत है। ऐसा तो छात्र कभी करता नहीं है। देखिए, और भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों से यह समझने में मदद करती है कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चाहते हैं, तो ये भी सही है। इसमें भी पूरा सही होता है कि भाई यदि बच्चे त्रुटि करते हैं तो इसे ये चलता है पता कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा। पूछा कौन सा नहीं है ना, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड की त्रुटियाँ क्या होती है, भाषा सीखने में जो त्रुटि होती है वो अस्थायी नहीं होती है। हाँ, देखिए, क्वेश्चन अगला है, फ़ोटो को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ नीचे का पूरा स्पष्ट दिखाई दे। हाँ, देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ से लिखने की बात आए तो यहीं पर आता है। चलिए, देखिए, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, हाँ, तो भाषाई कौशल एक साथ सीख जाते हैं, कामाक्रम से नहीं। देखिए, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीख जाते हैं, भाषाई कौशल का एक दूसरे पर प्रभावित नहीं करते। देखिए, भाषाई कौशल तो पहले याद रखिएगा, भाषाई कौशल में कई प्रकार के ऐसे देखिए, यदि आप बीएड किए होंगे तो आपको 14 कौशल सिखाया गया होगा, बताया गया होगा कि 14 कौशल होते हैं। तो देखिए, 14 कौशल में से 8 कौशल तो आप लोग को लेसन प्लान में बनाना पड़ता है, लेकिन जो मुख्य से कौशल होते हैं ना, वो होते हैं 4, जिनको आप अपने दिमाग में सेट रखिएगा, LSRW। कौन कौन से होते हैं, LSR और W। तो देखिए, वो जो उसको लिख लीजिए। देखिए, पहला L, दूसरा S, तीसरा R और चौथा होता है W। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना और लिखना। इसका अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा। और देखिए, याद रखिएगा, ये चारों कौशल ना एक साथ क्रम में आते हैं। ये नहीं कि नहीं कोई ये उल्टा पुल्टा इनका होता है, नहीं, ये क्या है,
क्रम में आते हैं। कौशल याद रखिएगा हमेशा क्रम में आते हैं। यदि टीचिंग स्किल की बात करें, शिक्षण कौशल की, तो सबसे पहले क्या आता है कौशल? पाठ प्रस्तावना कौशल। याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा आता है? पाठ प्रस्तावना कौशल। तो ये जो कौशल आते हैं ना, इनका एक क्रम होता है। और ये कौशल तो लिख लीजिए। एल का मतलब क्या होता है? लिसनिंग मतलब सुनना। एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग मतलब बोलना। आर का मतलब क्या होता है? रीडिंग मतलब पढ़ना। और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग मतलब लिखना। सबसे पहले बालक क्या सीखता है? तो सुनता है। पहले वो सुनता है, फिर उसके बाद बोलना सीखता है, फिर उसके बाद पढ़ना जानता है, फिर उसके बाद उसको लिखता है। तो ये क्या होते हैं? क्रम से सीखे जाते हैं। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है ना? तो कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन थर्ड, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ये क्या होता है? एकदम सही होगा। ऑप्शन थर्ड यह सही होता है। देखिए क्वेश्चन अगला है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यागत। देखिए भाषा सीखने में मातृभाषा का जो व्यागत है, जो उसका रोल होता है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है और होता है। देखिए व्यागत मतलब क्या होता है कि हाँ, यदि हम भाषा सीखते हैं तो उसमें हाँ मातृभाषा का जो रोल होता है ना, वो कितना हद तक सही होता है, कितना हद तक सही नहीं है। तो देखिए जिसे यदि हम भाषा को सीखते हैं तो उसमें मातृभाषा का पूर्णतः योगदान होता है। तो देखिए जो पूछा ना कि व्याघात होता है, तो कितना नहीं होता है, तो पूर्णतः नहीं होता है, मतलब उसमें सॉरी पूर्णतः नहीं मतलब नहीं, जैसे उसमें जो घातक होता है भाषा सीखने में, वो मातृभाषा का शून्य के बराबर वो घातक करता है, क्योंकि सीखने में सहायता करता है। देखिए ठेठ में आप ये समझेंगे कि यदि आप एक छात्र हैं, यदि आपको अपने भाषा में सिखाया जाए, मातृभाषा में लैंग्वेज सिखाया जाए, तो आप जल्दी सीखेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जो भाषा सीखने में मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। याद रखिएगा बहुत मतलब पूर्णतः होता है योगदान, बस ये समझिए। और एक आता है स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा और मातृभाषा इन दोनों का भाषा सीखने में ना सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि कहीं भी भाषा या लैंग्वेज पेडागॉजी में यदि आपकी कहीं मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग हुआ हो, तो समझिए कि वह विकल्प अधिकांश क्या होता है? सही होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सेकंड का पूर्ण रूप से होता है, तो ऑप्शन सेकंड से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए भाषण शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए, देखिए मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, मौखिक कौशल मतलब उनके अंदर मानसिक क्षमता का विकास हो, जिससे ओरल क्या बोलते हैं उसको? ओरल स्किल, जिससे मतलब वो बोलने की जो उनके अंदर कला शैली होती है, उनका विकास में सबसे कम कौन सा महत्वपूर्ण है? देखिए किसी विषय पर चर्चा करना। देखिए किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बातों को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। अभी आपको बताएं कि लैंग्वेज में क्या होता है? एक्सपोजर करते हैं। क्या करते हैं? अवसर देना, मौका देना। यह छात्रों के अंदर भाषा विकास की या मौखिक कौशल के विकास की ना बहुत बड़ा ये क्या है? एक सहायता करती है। देखिए यदि किसी छात्र की भाषा शैली के बारे में आपको जानना है या फिर उसकी मौखिक कौशल के बारे में जानना है, तो आप उसे क्या बोलेंगे कि आप अपनी बात कहने का उसको अवसर देंगे, ताकि वो अपनी बात को अपने भाषा शैली में कह सके। याद रखिएगा इसे बोलते हैं एक्सपोजर देना, मतलब अवसर देना। तो अवसर देना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है पेडागॉजी के लिए। कहीं भी आता है कि छात्रों को अवसर दिया जाए, तो समझिए कि वो ऑप्शन हमेशा क्या होता है? सही होता है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, देखिए पहले तो बात आप समझिए कि एक आता है प्राथमिक एजेंसी, एक आता है द्वितीयक एजेंसी। वो देखिए उसको लिख लीजिए। देखिए प्राथमिक फर्स्ट और सेकेंड। देखिए प्राथमिक एजेंसी में क्या आता है? पहले ध्यान से रखिएगा कि देखिए प्राथमिक एजेंसी में क्या आता है? घर परिवार। क्या आता है? द परिवार। इसको लिख लीजिएगा, परिवार प्राथमिक एजेंसी में आता है। यदि कहीं भी क्वेश्चन दिया है तो परिवार, घर, द परिवेश, आसपास, इतना वर्ड दिया है, समझ जाइए। फिर से सुनिए, परिवार, घर, आसपास,
परिवेश, ये सब दिया है तो उसे प्राथमिक एजेंसी में रखा जाता है। किस में रखेंगे? प्राथमिक एजेंसी में। और यदि दूसरी एजेंसी की बात करें तो इसमें क्या आता है? विद्यालय या शिक्षण संस्थान। इसको एकदम रट जाइए, बस दिमाग में 2 बासेट रखेंगे। द्वितीयक एजेंसी में क्या आता है? विद्यालय या, हाँ मीडिया भी आता है, लेकिन विद्यालय कामा शिक्षण संस्थान कामा शैक्षिक संस्थान जितने भी होती हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? द्वितीयक एजेंसी में आते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोला है कि घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी होता है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चों की भाषाएं पूंजी होती है मानक स्वरूप के लिए। देखिए जो घर की भाषा क्या होती है ना, जिस छात्र शुरू से अपने घर की भाषा सीखता है तो जो उसे बोलते हैं, जो उसके घर की भाषा होती है उसे स्थानीय भाषा कहा जाता है। जो उसके आसपास की जो भाषाएं होती हैं तो वहीं उसके घर की भाषा होती है। तो उसके जो घर की भाषा होती है ना वो क्या होती है? भाषाओं के लिए क्या होती है? एकदम देखिए सबसे पहली बात तो उसको सीखने के लिए क्या करती है? एक माध्यम देती है, जिससे उसको और कोई भाषा सीखने के लिए उसके जो खुद की घर की भाषा वो सहयोगी करती है। तो देखिए तो जो उसके घर की भाषा होती है क्या होती है? मानक स्वरूप के लिए होती है। मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारा एक आधार होना चाहिए। तो जैसे कोई बालक यदि विद्यालय में जाकर किसी और भाषा को सीखता है तो उसके घर की भाषा जो उसकी स्थानीय भाषा है वो उसको एक मानक रूप में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका 4 से हो जाएगा, मानक स्वरूप के लिए होती है। देखिए सरल होती है ये कहना सूटेबल नहीं होता है, कोई ज़रूरी है बताइए? जैसे हम लोग के लिए हिंदी सही है, उर्दू हम लोग के लिए कठिन लगता है। यदि कोई बच्चा मान लीजिए उर्दू शुरू से उसके घर का ही भाषा उर्दू है तो उसके लिए उर्दू सरल लगेगा, उसके लिए और भाषा हिंदी कठिन लगेगी, अंग्रेजी कठिन लगेगी। तो ये होता है ना कि कोई एक कोई ज़रूरी तो है नहीं कि नहीं हमारे घर की भाषा सरल होती है, ऐसा तो है नहीं। वो सब वो आपके लिए होती है, किसी और के लिए नहीं। लेकिन हाँ मतलब जो मानक स्वरूप के लिए होती है का मतलब क्या है कि यदि आप उर्दू भाषा सीखें हैं, अभी जाएंगे विद्यालय में तो उस उर्दू भाषा के सहयोग से आप कोई और भाषाओं का ज्ञान सीख सकते हैं। हाँ क्वेश्चन देखिए अगला है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करना का उद्देश्य नहीं है। देखिए पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण, देखिए हाँ चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मकता का विकास। देखिए उद्देश्य नहीं है तो देखिए उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो देखिए चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, तो अभी आपको बताएं कि भाषा में तो अभिव्यक्ति से तो भाषा का विकास होता है, ये तो है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति ये नहीं है। टीचिंग देखिए ये होता है कि आप शिक्षण की प्राप्ति आनंद पूर्वक लें, लेकिन बच्चों को आनंद की प्राप्ति हो ये उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन सेकेंड क्या होगा? सही होगा। देखिए क्वेश्चन अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? देखिए यदि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर पठन क्षमता मतलब मतलब उनके अंदर जो कौशल होते हैं पढ़ने का, उस तरह का विकास करने के लिए किस प्रकार की जो सहायक सामग्री होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो देखिए आतंकवाद पर आधारित निबंध, ये तो गलत होता है। आतंकवाद पर आधारित निबंध किस क्लास के बच्चों के लिए होता है? तो ये याद रखिए उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए होते हैं, जिनको तार्किक चिंतन करना सीख जाते हैं। जो देखिए बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानियाँ, पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र, तो क्या आ जाएगा? देखिए तो याद रखिए प्राथमिक स्तर में ना बाल साहित्य का बड़ा योगदान होता है, समझ जाइए। ऐसे भी आप जानते भी होंगे, यदि आपकी टीचिंग कहीं लगी होगी प्राथमिक विद्यालय में, तो याद रखिएगा प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का होता है आयोजन। और देखिए तो जो बाल साहित्य होता है ना, इस पर यदि कोई कहानियाँ बच्चों को यदि पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए तो उससे बच्चों को ना संवेदनशीलता, उनके अंदर सामाजिकता का गुण, नैतिकता का गुण, कहानी से बहुत सारे सीखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा यदि और ऐसे भी आप जानते भी होंगे क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चों की जो हिंदी की किताब होती है ना, उसमें अधिकांश क्या होता है? कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी चैप्टर में छोटी छोटी कहानियाँ लिखी होती हैं, जिससे उनको बहुत सारे सीखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इसका? बाल साहित्य की कोई संवेदनात्मक कहानी से हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अगला है,
कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे। तो अभी आपको ये क्वेश्चन कराए हैं कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि मानेंगे। ऑप्शन इसका डी सही होगा। देखिए, हाँ, भाषा सीखने में होने वाले त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो अभी आपको बताएं हैं कि क्या होती हैं त्रुटियाँ, क्या होती हैं अस्थायी, क्या होती हैं त्रुटियाँ अस्थायी। ये सही है, मतलब ये सही नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार, ये सही, मतलब ये ऑप्शन ये सही है, लेकिन याद रखिएगा त्रुटि कभी भी अस्थायी नहीं होती है। इसको दिमाग में सेट रखिएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो पेडागॉजी उसमें भी आ जाए, तो त्रुटि बच्चों की कभी भी अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। क्योंकि उसे बच्चा गलती करता है लेकिन फिर उसे दोबारा सुधार लेता है। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करते समय सबसे बेहतर तरीका, देखिए मौखिक भाषा का, देखिए मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका या बेहतर तरीका क्या है। देखिए, शब्द पढ़वाना। देखिए, शब्द पढ़वाने से ना छात्रों में ना उच्चारण का गुण विकसित होता है। किसका? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करने का उनके अंदर गुण विकसित होता है। भाषा, मौखिक भाषा का नहीं, प्रश्नों के उत्तर पूछना, इससे तो स्मरण शक्ति और ये मानसिक क्षमता का विकास होता है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो देखिए, ये भी गलत है। क्या होगा? देखिए, बातचीत करना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, इससे क्या, देखिए जिससे वार्तालाप होता है ना, होता है एक आता है संप्रेषण और व्यक्ति। इससे क्या होता है, बच्चा अपने अंदर की भावना किसी से कहता है, छात्र से, वो उससे कहता है, तो इससे क्या होता है, उनके अंदर मौखिक भाषा का ना विकास होता है। इससे आकलन भी होता है कि किसके पास कितनी क्षमता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन अगला है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन आकलन का उद्देश्य है। अभी आपको बताएं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट में तो एकदम समझिए कि इसको जब तक आप नहीं पढ़ें इसको, तो इसका एक भी क्वेश्चन आप लगा नहीं पाएंगे। समझ जाइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो इसको एक बार एकदम विस्तार से जरूर पढ़ जाइएगा। अब विस्तार से क्या पढ़ना है, जो अभी आपको बताएं बस उतना दिमाग में सेट रखिएगा कि इसकी अवधि होती है 10 माह की, और इससे क्या होता है, छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन होता है, संख्यात्मक नहीं होता है, गुणात्मक रूप से होता है। इसकी अवधि होती है 10 माह की, दो भागों में बटा होता है, 5 माह का। 2 प्रकार का होता है मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। आरंभिक जो मूल्यांकन होता है, जो शुरुआत की होती है जांच, उसे क्या बोलते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन। जो अंतिम मूल्यांकन होता है या फिर पठन पाठन समाप्ति के बाद जो मूल्यांकन होता है, उसे क्या बोलते हैं? योगात्मक मूल्यांकन। बस इतनी बात दिमाग में सेट रखिएगा। अब देखिए, पूछा है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। देखिए, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूप से प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे पकड़ लेंगे कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड। सीसी का उद्देश्य क्या होता है? गुणात्मक जांच करना, गुणात्मक रूप से, मानक नहीं, गुणात्मक। तो उसे मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है सीसी से लैंग्वेज में। ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। देखिए, क्वेश्चन अगला है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग का उद्देश्य नहीं है। देखिए, आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना ये तो है। अगर भाई हम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो आधुनिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो आधुनिक तकनीक भी कक्षा में आएगी, तो है। कौन सा नहीं पूछा है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, तो ये भी ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रुचि बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। अब देखते हैं क्या पूछा कि उद्देश्य नहीं है ना, तो देखिए जिसे विद्यालय के प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यह श्रव्य और दृश्य साधनों के प्रयोग में ना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, मतलब ये सूटेबल ऑप्शन नहीं है। बाकी देखिए, आधुनिक तकनीक कक्षा में लाना तो आपकी कक्षा में आ ही जाएगी। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ये भी सही है कि भाई हम श्रव्य दृश्य साधन यदि विद्यालय के कक्षा में ला रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे विद्यालय में, हमारे कक्षा में कितने बच्चे हैं, सबको हम ध्यान देंगे, सबको विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। यदि ध्यान में सेट रखिएगा,
तो ये भी सही है। और ऐसे भी याद रखिएगा कि जो टैग वर्ड होता है उसमें सभी जो आते हैं ना, सभी शब्द हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इस तरह के ऑप्शन भी हमेशा सही होते हैं। तो कौन सा उद्देश्य नहीं पूछा, ये भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में ना अक्सर हमसे गलती कहाँ हो जाती है, कहीं कि हमको लगता है ना कि क्या पूछा है उसको देख कर ऑप्शन टिक करना होता है, लेकिन उसमें आगे लिखा होता है कौन सा नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, विद्यालय प्रमुख की निर्देशों का पालन करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। बस ऐसा नहीं कि नहीं आप प्रिंसिपल की बात नहीं मानेंगे, कक्षा में है तो टीचर है तो ऐसा नहीं, लेकिन जो उसका उद्देश्य होता है ना, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का, वो निर्देशों का पालन करना नहीं होता। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 क्या होगा, इसका ऑप्शन सही होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत, ये तो अभी आपको बताएं कि आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। देखिए क्वेश्चन अगला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है। देखिए ये एक तो दिमाग में अपनी बात सेट रखिएगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उन बच्चों को उसका उद्देश्य बताइए। यदि मान लीजिए आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित पढ़ने का क्या उद्देश्य है, बच्चों को आप गणित क्यों पढ़ा रहे हैं, उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा, ये पढ़ने का उनका उद्देश्य क्या है। या फिर भाषा सिखा रहे हैं बच्चों को तो ये बताइए कि उनको भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य है। यदि आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो एकदम इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा कि उसमें 5 सेक्शन है प्राइमरी में, और जूनियर में 4 सेक्शन आता है। और देखिए प्राइमरी में यदि 5 सेक्शन है तो 5 सेक्शन का उद्देश्य पहले तो जान कर दीजिए पेपर देने। क्योंकि आप मान लीजिए हिंदी का है तो हिंदी, आप बच्चों को हिंदी भाषा सिखाने का उद्देश्य आपका क्या है, ये पहले आपको जानना जरूरी है। ईवीएस का है तो ये भी आपको एकदम पता रहना चाहिए कि बच्चों को इन्वायरमेंटल सिखाने का क्या उद्देश्य है। गणित है तो गणित सिखाने का क्या उद्देश्य है। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज सिखाने का क्या उद्देश्य है। इंग्लिश है या संस्कृत है तो उनको सिखाने का क्या उद्देश्य है। वैसे यदि बात करेंगे जूनियर लेवल में है तो उसमें SST आता है और एक आता है साइंस सेक्शन है, तो वो सिखाने का क्या उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान का बच्चों को ज्ञान क्यों दिया जाए, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये तो आप जानते रहिएगा दिमाग में। ये तो आप यदि पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये सब इसके बारे में कई सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए कि क्या क्या उद्देश्य है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्वेश्चन बना देगा। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आपके सामने बना दिया है। देखिए कि हाँ प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का से तात्पर्य है। देखिए भाषा वैज्ञानिक तथा स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय भाषा पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना। अब देखिए आपका उद्देश्य क्या है। देखिए पहली बात तो ध्यान से रखिएगा, रूल और नियम और सूत्र कभी भी बच्चों को ये सब सिखाते नहीं है। इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ग्रामर सिखाना, व्याकरण सिखाना, नियम सिखाना, रूल्स बताना, ये सब सही नहीं होता। ये सब टीचिंग कभी भी इसको अलाउ नहीं करती है। क्या बच्चों को इन सब पर फोर्स डालें या इन सब पर दबाव डालें कि नहीं नियम सीखो, सूत्र सीखो, व्याकरण सीखो, नहीं। हाँ उद्देश्य क्या होता है कि उनको उसका प्रयोग सिखाएं। जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित का उसको प्रयोग सिखाएं। भाषा पढ़ा रहे हैं तो भाषा का प्रयोग सिखाएं। ये नहीं कि नहीं उनको हाई लेवल का ये कराएं, चाहे उनको नियम बताएं या व्याकरण सिखाएं या फिर अस्पष्ट, कुछ नहीं। उनको क्या करना है, उनको भाषा का प्रयोग सिखाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन अगला है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आपके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा देखिए सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग अलग होती है। तो एकदम स्पष्ट है ना यार कि कोई जरूरी है कि समान हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो क्या होगा, समान हो सकती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 से हंसी होगा। सदैव टकराहट हो से गुजरती है, ये तो एकदम गलत है। सदैव समान होती है ये भी कोई जरूरी नहीं है। और आप पता चला कि आपके गाँव की या आपके मतलब घर की भाषा हिंदी है, कहीं चले गए विद्यालय में वहाँ की भाषा कुछ और हो गई, इंग्लिश हो गई। कोई बच्चा नवोदय में है, चाहे कोई KVS में है यूपी का, उसकी भाषा हिंदी है, चला गया तमिलनाडु में तो वहाँ की भाषा कुछ और हो गई। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, समान हो सकता है। सही है, ऑप्शन 3 क्या होगा, सही है। देखिए क्वेश्चन अगला है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे क्या अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है, भाषा प्रयोग की अवसर। एकदम
स्पष्ट है। अब ऑप्शन पढ़ते ही तुरंत मार दीजिए, अवसर मतलब मौका, एक्सपोजर, तुरंत ऑप्शन सही होता है ये। सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा ये। पाठ्य पुस्तक भी सही है लेकिन पूर्णतः नहीं। उच्च तकनीकी यंत्र, व्यापारिक नियमों का आसमान, देखिए ये तो गलत है। नियमों को या ग्रामर को, व्याकरण को, ये सब एकदम निगेटिव वर्ड होते हैं, इसको काट दीजिए पहले ही। अब भाषा अवसर के प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन इसका बनाया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है, हिंदी भाषा के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। देखिए हिंदी भाषा के कई सारे रूपों को, मतलब डाइवर्जेंट कई सारे रूपों को, देखिए बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तक, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री तो काट दीजिए, सुंदर ढंग से छपी पुस्तक ये भी काट दीजिए, तो ऐसी गलत है। देखिए बाल साहित्य का विविध प्रयोग करना, ये क्या होता है, हिंदी भाषा के कई रूपों को जानने का ये एक माध्यम होता है, जिससे देखिए हाँ बाल साहित्य में ना हम कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, कई सारे तथ्यों को, कई सारे कहानियों के माध्यम से, कई सारे जो भाषा शैली होता है उससे हिंदी के कई रूपों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन ये फर्स्ट क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन अगला है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए यदि पाठ्य पुस्तक या फिर सहायक सामग्री बनानी पड़ जाए, आप आगे चल के मान लीजिए अध्यापक बन गए आप, यदि आपको 1 और 2 की कहानी की किताब बनानी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए जो बहुत छोटा हो ऐसा बनाएंगे कहानी का चयन, जिसमें बहुत सारे पात्र हों ऐसा बनाएंगे, जिसमें 2 ही पात्र हों ऐसा बनाएंगे, जिसके शब्द, वाक्य और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। हाँ ऑप्शन 4 क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट से होगा। याद रखिएगा प्राथमिक स्तर के बच्चों को सबसे अधिक न चित्रात्मक चीज़ों को प्रकट किया जाता है, जिससे उनको क्या हो, हाँ देख देख कर सीखने की शैली का विकास हो। याद रखिएगा जो देखिए उच्च स्तरीय जो किताबें होती हैं ना उसमें चित्र बहुत कम बना होता है, उसमें लेखन सामग्री बहुत अधिक होती है, लेकिन जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनकी किताब में खूब डायग्राम, जैसे मान लीजिए कोई कहानी दिया है तो कहानी बहुत कम में दिया रहेगा लेकिन खूब बड़ा बड़ा डायग्राम बनाया रहेगा, ताकि बच्चे देखें, उसको देख कर समझ सके कि नहीं ऐसी घटना है, ऐसी देखिए ऐसे किया है, ऐसा हो रहा है। तो चित्रात्मक यदि उसमें होता है ना तो बच्चों को सीखने में क्या होता है, रुचि बढ़ती है, उनको जल्दी से जल्दी कहानियों का सारांश समझ में आता है, वो सारी घटनाएं वो समझ पाते हैं। तो ऑप्शन 4 क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन अगला है, हाँ कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। वर्तनी संबंधी, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप एक अध्यापक हैं, आपकी कक्षा में बच्चे लिखते समय वर्तनी त्रुटि, मतलब मात्रा उतरा में या छोटाओं का बड़ाओं में या बड़ाओं का छोटाओं में, इस तरह की यदि वो त्रुटि करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए हाँ शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, उससे सख्त निर्देश देंगे ताकि वे आगे से गलती न करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 से 22 घंटे कहें। ये देखिए ये तो एकदम गलत है। आप ध्यान देंगे लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। कि आप कोई आपके कक्षा में कोई बच्चा त्रुटि करता है तो देखिए त्रुटियों पर विशेष ध्यान नहीं देना है, लेकिन बिल्कुल नहीं देना, ये तो ऐसे ही गलत है। सख्त निर्देश देना ये भी गलत है। अरे आप पुलिस तो है नहीं कि नहीं एकदम सख्त देंगे निर्देश, ऐसे ये भी गलत है। कठोर अनुशासन और सख्त निर्देश ये सारे निगेटिव वर्ड होते हैं, इसको ध्यान में सेट रखिएगा। तो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन फर्स्ट एकदम क्या होगा सही। वैसे भी देखिए क्या दिया यहाँ, पकड़िए शब्द पकड़िए अवसर देंगे, तो क्या होता है सही होता है। सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरफ के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, तो जिससे क्या होता है उनके अंदर त्रुटि है, जो आवर्तन त्रुटि है वो धीरे धीरे उनके अंदर सुधार होना प्रयास हो जाएगा। तो पूरा जो आज की सीरीज है हमारी ये पूरी समाप्त हो गई। और देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद तो देखिए क्वेश्चन तो सारे करा दिए, हर सीरीज के क्वेश्चन पेडागोजी के तरफ पर पूरा करा दिए हैं। अब जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगा टॉपिक का, इसे टैग वर्ड, देखिए इसके बाद एक वीडियो डालेंगे, आपको कल जाएगी वीडियो टैग वर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो उसमें बेल आइकन है उसमें ऑल करके, ताकि वीडियो जाए तो तुरंत आपके पास पहुँचे। जितने भी निगेटिव वर्ड बनते हैं, पॉजिटिव वर्ड कैसे पकड़ना है पूरा विस्तार से समझाएंगे आपको।
शब्द दे देकर वो मेरा हाथ से खुद का लिखा हुआ शब्द, याद रखिएगा, खुद से बनाए हैं उसको और खुद का लिखा हुआ शब्द रहेगा और उसको में पूरा विस्तार से समझाएंगे कि कैसे ऑप्शन को पकड़ते हैं और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन निगेटिव वर्ड है कौन पॉजिटिव वर्ड है। और फिर इसके बाद डालेंगे एक कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मतलब एक वीडियो मेरी जाएगी कि आप एक अध्यापक है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और प्रत्येक विषयों का उद्देश्य क्या क्या है, इस पर भी एक नोट्स तैयार कर रहे हैं हम, उस पर भी आपको एक वीडियो बना कर देंगे कि आप एक अध्यापक है तो आपको ईवीएस के बच्चों के लिए क्या क्या करना चाहिए और आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए ईवीएस पढ़ाने का। यदि कोई गणित का विद्यार्थी है तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन होने चाहिए। तो इस तरह का एक वीडियो जरूर आपके पास देंगे। और बाकी जो कुछ टॉपिक हैं सीड का, जैसे CDP में आता है आपका कि जीन पियाजे बायोगुस्किल कोअलबर्ग, इन पर भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप समझ सकें, क्योंकि देखिए सीडेड में जीन पियाजे बायोगुस्की और कोअलबर्ग ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सबसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करके रखें। जितना भी वीडियो जाए बहुत इंपॉर्टेंट मेरा वीडियो होता है, जो ध्यान से देख लिया समझ, उसकी समझ जरूर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और वो पास हो जाएगा, श्योर एकदम गारंटी दे रहे हैं। यदि हमारे ऑफलाइन जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सो ऐसा कोई बच्चा नहीं जो अगर ध्यान से बच्चा पढ़े तो हमारे यहाँ तो कभी फेल नहीं हुआ। इस समझिए ये भी रिकॉर्ड रहा यहाँ का, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। यदि बारीकी से मेरी बात को तो मतलब हमेशा हर वीडियो को देखते हुए मेरी बात को यदि सुनते चलें आप और जितना वीडियो डालें उसको ध्यान से देखें तो कभी परीक्षा में आप फेल नहीं होंगे, इस बात का एकदम गारंटी है। थैंक्स।